ऋषि ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज समाजशास्त्र का उदय, इसी विषय को हम जारी रखते हुए आज हम विषय पर चर्चा करेंगे असमानता। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। असमानता, अगर हम बात करेंगे एमरजेंस ऑफ सोशलॉजी की, तो सोशलॉजी का उदय, समाजशास्त्र का उदय मूलतः हम देखेंगे ये असमानता के कारण ही हुआ है। कैसे, थोड़ा जानते हैं। हम जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में एक विषमता का एक वातावरण व्याप्त था। पूरे यूरोप के अंदर कहीं पर भी हम ये देखते हैं वहाँ पर समानता के गुण, बंधुता के गुण, संप्रभुता के गुण विद्यमान नहीं थे, जिसके कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसे हम कहते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रांस की क्रांति। तो देखते हैं इसमें क्या था। फ्रांस की क्रांति, इसके अंदर हम ये पाते हैं कि जो सत्ता थी वह मुख्यतः उसको राज्य को 3 मुख्य शक्तियों में बांटा गया था, जिसमें एक हो जाते हैं राजा, एक हो जाता है पादरी का वर्ग, और तीसरा था जनता को, जिसको थर्ड एस्टेट कहा जाता था। तो ये तीनों को एक सिंगल वोट के माध्यम से माना जाता है, यानी कि राजा और जो कुलीन वर्ग है वो, और तीसरा जो जनता है, ये 3 को बराबर बराबर इकाई माना गया, जबकि जनता 90% जनता जो है वो बहुसंख्या को प्रतिनिधित्व करती है। तो जिसके कारण इसके अतिरिक्त भी हम ये देखते हैं कि वहाँ की जनता को वो सुविधाएं, वो अधिकार उपलब्ध नहीं थे जो बाकी कुलीन वर्ग को, मंत्री परिषद को, धार्मिक पुजारियों यानी कि पादरियों को, चर्च के मुख्य लोगों को और राजा के राज परिवार के लोगों को जो अधिकार प्राप्त थे, उससे संबंधित अधिकार, उनके जैसे अधिकार आम जनता को प्राप्त नहीं थे। जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण हम जानते हैं दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। इस संघर्ष की स्थिति के कारण वहाँ पर राजतंत्र का जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। उस लोकतंत्र के कारण वहाँ पर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये आधुनिक राज्य के नए नारे बने। तो चलिए इसके कारण अब हम देखते हैं, जब हमको ये 3 चीज़ें मिली तो हम बात करते हैं LEF, यानी कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 मुख्य, जिसको हम कहेंगे स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता या बंधुत्व, ये हमको वहाँ पे यूरोप के अंदर, ख़ास तौर पर फ्रांस के अंदर, ये अधिकार जो थे वो लोगों को इस क्रांति के बाद मिले, जिसमें उनको वोट डालने का अधिकार, लोकतंत्र की स्थापना हुई, समानता का अधिकार मिला और संप्रभुता यानी कि अपनी किसी एक व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बनाने का अधिकार वहाँ पे लोगों को प्राप्त हो सका। तो ये हम समझते हैं। तो ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 जो मुख्य गुण जो थे, ये हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति से उपलब्ध होते हैं। अब इनइक्वालिटी, जैसे कि हमने बोला हमारा विषय है इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। तो असमानता आती कैसे है, क्यों पैदा हो जाती है असमानता, तो इसके बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। असमानता का कारण है, हम समझेंगे विभिन्नताएं, यानी कि डिफरेंसेस। विभिन्नताएं यानी कि डिफरेंसेस जो थे, ये कोई भी समाज में, किसी भी समाज में असमानता का मुख्य कारण होता है विभिन्नताएं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी समाज के अंदर हर व्यक्ति, हर परिवार, हर समाज एक जैसा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ मूलभूत विभिन्नताएं होती ही हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है, इसको हम 2 मुख्य रूप से समझ सकते हैं, जैसे कि प्राकृतिक या जैविक विभिन्नताएं और दूसरा सामाजिक विभिन्नताएं। तो प्राकृतिक या जैविक विभिन्नताएं कौन सी होती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक होती हैं, जैसे कि आपका रेस हो सकती है, जैसे कि इंडियन रेस हो गई, है ना, मंगोलियन रेस हो गई, यानी कि एक ऐसी जनजाति जो किसी एक विशेष वर्ग से पैदा हुई है, जिसके कारण लोगों में क्या होता है, एक भाव पैदा होता है कि भाई हमारी रेस एक कुलीन रेस है और दूसरे की जो रेस है वो उतनी कुलीन नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि जर्मनी में हिटलर के समय पे
उन्होंने बोला कि जो जर्मन्स की जो रेस है वो सबसे अच्छी रेस है, तो बाकियों की रेस को उन्होंने निम्न माना, जिसके कारण वहाँ पर विभिन्नता पैदा हुई और जिसके कारण वहाँ पे ऊंच नीच का भाव पैदा हुआ। इसके अतिरिक्त, रेस के अतिरिक्त एक चीज़ आती है हमारे अंदर, रंग। लोगों के रंग के बीच में रंग से विभिन्नता पैदा होती हैं। जैसे अफ्रीकन लोग श्याम वर्ण होते हैं, जबकि अमेरिकन्स और जो यूरोपियंस होते हैं वो गोरे होते हैं। भारतीयों की जो रंग होता है वो एक मिक्सचर कलर का होता है, बहुत ज़्यादा गोरे भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा काले भी नहीं होते। तो रंग के आधार पर भी जैसे, और हम रंग के आधार पर ये भी जानते हैं कि रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी उपनिवेशवाद काल के समय पर, तो ये भी विभिन्नताएं पैदा करता है। तीसरा, ऊंचाई के, कहीं पर हम देखते हैं कि जैसे गोरखा जो लोग होते हैं भारत के अंदर, उनकी हाइट छोटी होती है, और बाकी भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोगों की हाइट छोटी होती है, जैसे कि हम बोलेंगे हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में वहाँ के लोगों की हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, तो वो भी एक विभिन्नता का कारण है। और चौथा आता है हमारा लिंग। लिंग के आधार पर भी भिन्नता होती है ना, स्त्री और पुरुष, हम दो भागों में उसको विभिन्न बांटते हैं। तो ये हो गई प्राकृतिक या जैविक विभिन्नताएं, यानी कि ये किसी के द्वारा प्रदत्त नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से लोगों को, समाज को मिली होती हैं। दूसरी आती है हमारी सामाजिक विभिन्नताएं। सामाजिक विभिन्नताओं में क्या आता है, व्यवसाय, यानी कि कौन किस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है ना। जैसे कोई चिकित्सक है तो चिकित्सक का अपना व्यवसाय है, कोई शिक्षक है तो उसका इसका व्यवसाय है ना। तो ये तो हो गया उसका व्यवसाय, यानी कि उसका ऑक्यूपेशन। और दूसरा होता है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। तो यानी कोई व्यक्ति कितना पढ़ा हुआ है, किस व्यक्ति ने कितनी शिक्षा प्राप्त करी है ना। कोई व्यक्ति होता है जो लिटरेट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा शिक्षित होता है। कोई होता है इलिटरेट, जो बिल्कुल निरक्षर होता है, जिसको कुछ पढ़ना नहीं आता है। तो उनके कारण भी लोगों में विभिन्नताएं होती हैं। तीसरा होता है पहचान, यानी कि रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन भी एक कारण होता है विभिन्नताओं का, यानी कोई किसको कितना पहचानता है ना, किसकी कितनी पहुँच है ना। समाज के अंदर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अधिकतर लोग जानते हैं, अधिकतर लोगों के साथ में उनका संपर्क होता है, तो ये भी उसका एक विभिन्नताओं का एक कारण होता है। ये तीन मुख्य सामाजिक विभिन्नताओं के अंतर्गत आते हैं। अब इसके साथ में हम देखते हैं कि इन विभिन्नताओं से असमानता कैसे जन्म ले लेती है, विभिन्नताएं कैसे जन्म देती हैं असमानता को, इसको समझना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं महत्व के साथ जोड़ना, यानी कि वैल्यू अटैचमेंट। यानी कि विभिन्नता होना यह एक स्वाभाविक गुण है, समाज का स्वाभाविक गुण होता है लोगों में विभिन्नताओं का होना। लेकिन जब हम उन विभिन्नताओं के साथ में वैल्यू अटैचमेंट कर देते हैं, यानी कि महत्व को जोड़ देते हैं, तो उस कारण से उसके अंदर असमानता यानी कि विषमता आनी शुरू हो जाती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे वरिष्ठता, यानी कि सुपीरियोरिटी, यानी किसी को हम वरिष्ठता देते हैं कि भाई ये जो वर्ग है ये एक अच्छा वर्ग है, ठीक है, इसको वरिष्ठता दी जानी चाहिए। दूसरा पसंदीदा, नहीं ये मेरा चाहने वाला है, ये जो है ये व्यक्ति मेरा जानकार का है, मेरे पहचान वाला है, तो ये मेरा पसंदीदा है, इसलिए इसको वरीयता दी जानी चाहिए। और तीसरा प्रिफरेबिलिटी, यानी कि वरीयता, किसी को वरीयता दी जाती है कि जैसे हम बात करेंगे, अगर हम बस के अंदर ट्रैवल करते हैं मान लो, तो बस के अंदर हम जानते हैं कि वहाँ पर कुछ सीटें रिज़र्व होती हैं पहले से, है ना। जैसे स्त्रियों के लिए रिज़र्व होती है, महिला सीट होती हैं, ठीक है। कोई जैसे कुछ और लोग होते हैं, जैसे वरिष्ठ लोगों के लिए वरीयता दी जाती है, तो इनको हम बोलते हैं वरीयता। कुछ लोगों को वरीयता दी जाती है, तो ये होती है वैल्यू अटैचमेंट। वैल्यू अटैचमेंट के कारण एक असमानता का भाव पैदा होता है हमेशा। तो असमानता का जो जन्म है वो होता है किसके कारण, वैल्यू अटैचमेंट के कारण, जिसे हम समुचित व्यवहार भी कह सकते हैं। समुचित व्यवहार, बेटर ट्रीटमेंट। समुचित व्यवहार मतलब बेटर ट्रीटमेंट, जिसको कोई बेटर ट्रीटमेंट मिलता है, अधिक उसको प्रिविलेजेस मिलते हैं, तो उस स्थिति में असमानता की स्थिति पैदा हो जाती है। अब इसके बाद हम समझेंगे असमानता के स्तर। असमानता के स्तर कौन से होते हैं? असमानता के स्तर होते हैं मुख्यतः तीन: व्यक्तिगत स्तर, सामूहिक स्तर और संपूर्ण समाज। समझते हैं जरा इनको बोलते हैं लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहला क्या आता है? व्यक्तिगत, यानी कि इंडिविजुअल इनइक्वालिटी होती है। यानी कि देखेंगे हम समझते हैं जैसे एक व्यक्ति विशेष को क्या माना जाता है कि उसको असमानता की दृष्टि से देखा जाता है। कारण कुछ भी हो सकता है ना। उसके अपने व्यक्तिगत गुण हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसके अपने व्यावहारिक गुण होते हैं कि वो सबके साथ में मिलकर नहीं रहना चाहता है, ठीक है। तो उस स्थिति में उसके व्यक्तिगत गुणों के कारण लोग उसको अपने साथ में बिठाना या अपने साथ में बातचीत करना उसको इतना पसंद नहीं करते हैं।
कोई व्यक्ति है जो अपने गुणों के कारण दूसरों के साथ में मिलजुल के रहता है, हंसमुख प्रवृत्ति का, तो लोग उसको अपने साथ बिठाना चाहते हैं, उसके साथ में बातचीत करना चाहते हैं। तो ये उसके व्यक्तिगत गुणों के कारण इनइक्वालिटी आती है। उसमें और भी कई हो सकते हैं, जैसे लैंगिक आधार पर, है ना, महिलाओं का एक समूह है, उसके अंदर कोई व्यक्ति जा करके नहीं बैठ सकता है, इसके कारण इनइक्वालिटी, क्योंकि वो पुरुष है वो स्त्रियां हैं, इसके कारण एक लैंगिक असमानता आ सकती है। ठीक है, तो ये एक कुछ इसके कारण हैं। सामूहिक कारण कैसे होते हैं, यानी कि जैसे किसी समाज के कारण, जैसे हम बात करेंगे कि एक मुख्य रूप में हम देख सकते हैं जैसे कि कास्ट सिस्टम था पहले, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस स्थिति में एक कास्ट को, एक सिस्टम को क्या कर देते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना, या जेंडर बेस पे, है ना, स्त्रियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी की भावना आ जाती है। कुछ स्थितियों में जैसे कि हम बात करेंगे तो कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पे स्त्रियों का ही प्रवेश होता है, पुरुषों का प्रवेश नहीं होता है ना। असम के अंदर एक मंदिर है, उसके अंदर पुरुषों का प्रवेश अंदर तक नहीं होता है, वहाँ पे अंदर नहीं जा सकते हैं, वो केवल बाहर से दर्शन कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर पुरुषों का जाना अलाउड होता है, स्त्रियों का नहीं होता, जैसे कि आपका अभी सबरीमाला का जो केस हुआ था। तो ये होता है सामूहिक, इसको इनइक्वालिटीज, असमानता नहीं कह सकते, इसको डिफ्रेंशिएशन कह सकते हैं। ठीक है, तो सामूहिक असमानता क्या होता है, जब उसको हम उसकी वैल्यू अटैचमेंट उसके समूह के कारण करते हैं, वैल्यू अटैचमेंट समूह के कारण करते हैं। जैसे विद्यालय के अंदर शिक्षक का समूह है और एक विद्यार्थियों का समूह है, तो शिक्षकों के समूह को एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है, छात्रों के समूह को एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है। ये हो गया सामूहिक। एक आता है कि होल सोसाइटी, संपूर्ण समाज। संपूर्ण समाज में क्या होता है, जैसे कि उपनिवेशवाद काल के अंदर हम देखते हैं कि रंग के आधार पर पूरे समाज को ही इनइक्वालिटी यानी कि असमानता की दृष्टि से देखा गया, है ना। जैसे ब्लैक्स को काफ़ी निम्न माना गया, है ना। अंग्रेज जो थे वो भारत में आए तो उन्होंने भारतीय लोगों के पूरे समाज को ही निम्न माना और अपनी रेस को उन्होंने ऊंचा माना। उसी प्रकार से हिटलर ने यहूदियों को निम्न माना और जर्मन रेस को ज़्यादा ऊंचा माना। तो ये होता है संपूर्ण समाज। तो इसको हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। इसके बाद शुरू होता है, थोड़ा सा हम बात करेंगे कि पैटर्न्स ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि जो इनइक्वालिटी यानी कि असमानता का जो पैटर्न होता है, असमानता का जो पैटर्न होता है, एक जो उसका स्वरूप होता है, वास्तव में उसकी शुरुआत किससे होती है, स्ट्रेटा से होती है, यानी कि स्तरों से होती है। एक स्तर, फिर उसके ऊपर दूसरा स्तर, फिर तीसरा स्तर, तो इनको स्ट्रेटा बोलते हैं, यानी कि स्तर बोलते हैं। और इन ही स्तरों के कारण इसको बोला जाता है स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वास्तव में इसको हम और समझेंगे तो हम देखेंगे कि असमानता कोई समस्या नहीं होती है। कब तक समस्या नहीं होती, जब तक उसके साथ में महत्व संबंधित नहीं होता, यानी कि कोई वैल्यू अटैचमेंट नहीं होता है। जब तक वैल्यू अटैचमेंट नहीं होगा तब तक वो जो स्थिति है वो केवल विभिन्नता के स्तर तक रहता है। दूसरा, भेदभाव कोई नहीं होता उनके बीच में, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भाई जो भी जिस भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है सबका इक्वल महत्व है, बराबर उनको महत्व दिया जाता है। तीसरा, कोई उत्पीड़न नहीं होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का, किसी भी वर्ग का। यदि उत्पीड़न नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पर भी कोई समस्या नहीं होती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो उसके बाद में आता है वरीयता नहीं दी जाती, यानी किसी को ज़्यादा प्रीफर नहीं किया जाता है, सबको समान अधिकार दिए जाते हैं। मानो जैसे कोई एग्ज़ाम हो गई, कोई वैकेंसी निकल गई, तो उसमें सभी को समान रूप से उस फॉर्म को भरने का अधिकार है, किसी को वरीयता नहीं दी जा रही है, तो ये इक्वालिटी हो जाती है, सबको समानता की दृष्टि से देखा गया है। उस स्थिति में भी असमानता कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन असमानता की स्थिति कब बनती है, ये तब बनती है जब उसके अंदर कोई वैल्यू अटैचमेंट होता है, यानी कि कोई महत्व, उसको विशेष महत्व दिया जाता है। तो ये एक बात हुई, ठीक। इसके बाद में हम बात करेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि सामाजिक स्तरीकरण की। सामाजिक स्तरीकरण भारतीय या विश्व के पूरे समाज को के अंदर एक प्राकृतिक गुण होता है, इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। और इसके बारे में हम ये जानेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण हर वर्ग में, हर समाज में विद्यमान है, चाहे वो कोई भी समाज हो। तो इसके बारे में हम अगली कक्षा में हम और ध्यान से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।